पिछले क्लासों में हमने आपको इलेक्ट्रीशियन से होने वाले दुर्घटनाओं, सुरक्षा, सावधानियां, प्राथमिक उपचार, कुछ दवा इत्यादि के बारे में बताया। आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्लास में हम आपको विद्युत आघात लगकर बेहोश हो गए व्यक्ति का श्वास देकर ठीक करना कैसे है, उसका कुछ प्रक्रिया सिखाएंगे, उसके विधियों से अवगत कराएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला विधि है सिल्वेस्टर मेथड। इस मेथड में कभी कभी आप देखेंगे कि किसी को करंट लगा, उसके फ्लशिंग से उसके छाती का अगला भाग, चेहरा, माथा का अगला भाग झुलस चुका है और वह बेहोश हो गया। तो झुलसे हुए भाग का इलाज बाद में जरूरी है, पहले उसको होश में लाना जरूरी है। होश में लाने के लिए आपको उसे श्वास देना होगा। यहां श्वास देने के लिए आपके कार्यशाला में मेडिकल हॉस्पिटल की तरह ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, तो आपको स्वयं सिल्वेस्टर मेथड करना है। इस मेथड को करने के लिए रोगी को एक समतल जगह पर, जो कि जमीन से अलग हो, जिसका संपर्क मिट्टी से न हो, किसी सूखी चटाई पर, चौकी पर लिटाते समय यह ध्यान रखें कि रोगी को पीठ के बल लिटाएं, मतलब जला हुआ भाग, छाती, चेहरा सब ऊपर रहेगा। लिटाने के बाद सबसे पहले रोगी के नाक, आंख, मुंह इत्यादि को साफ करें। मुंह में कभी कभी गुटखा, पान, खैनी इत्यादि हो सकता है, आप उसे साफ करें। सबसे पहले साफ करने के बाद आप रोगी के सर की ओर खुद बैठ जाएं। सर की ओर बैठकर रोगी के दोनों हाथों को मोड़कर उसके छाती पर लाएं और अपने दोनों हाथों को उसके हाथ के ऊपर रखकर छाती के फेफड़ों को ऊपर से इस प्रकार से प्रेस करें, दबाएं कि छाती नीचे की ओर पिच के। यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड के लिए करें, मतलब 2 से 3 सेकंड दबाएं, पुनः छोड़ दें, फिर 2 से 3 सेकंड दबाएं, पुनः छोड़ दें। जब आप बार बार दबाएंगे और छोड़ेंगे तो इससे यह होगा कि वक्ष स्थल का डायफ्राम सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, जिससे श्वसन प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। अब हमारा दूसरा पॉइंट है शेफर्स मेथड। इस मेथड में रोगी को छाती के बल लिटाया जाता है, छाती नीचे करके। पहले मेथड में जिस तरह आपने चौकी पर, सूखे जगहों पर लिटाया, उसी तरह से लिटाना है और लिटा करके इनके पीठ पर, वक्ष स्थल के, छाती के पीछे, पीठ पर प्रेस करना है। जब 2-3 सेकेंड कंटिन्यू आप प्रेस करेंगे, 2-3 सेकेंड छोड़ेंगे, फिर 2-3 सेकेंड प्रेस करेंगे, 2-3 सेकेंड छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आप 15-16 बार, 10 बार, 20 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद आपको देखिएगा कि रोगी स्वतः सांस लेने लगेगा। हमारा अगला प्रक्रिया तीसरा, यह 2 विधि से किया जाता है। इसको करने के लिए 2 विधि है। पहला माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, यानी मुंह से मुंह सांस देने की विधि। दूसरा है नोज टू माउथ रिस्पायरेशन, मतलब नाक से मुंह को लगाकर सांस देने की विधि। इस विधि में रोगी के मुंह से आपको अपना मुंह लगाकर काफी तेजी से फूंकना है और पुनः छोड़ना है। यहां आपको ध्यान यह रखना है कि मुंह से मुंह लगाते समय पहले रोगी का मुंह साफ करें, अपना भी मुंह साफ रखें और दोनों के बीच में एक रुमाल अवश्य रखें। नोज टू माउथ रिस्पायरेशन, इस काम के लिए भी आप सबसे पहले अपने मुंह को साफ कर लें। उसके बाद रोगी के नाक को साफ करें, उस पर रुमाल रखकर काफी तेजी के साथ रोगी का मुंह बंद करके तब नाक में फूके। तीसरे विधि का यह जो नोज टू माउथ रिस्पायरेशन है, यहां आपको ध्यान यह देना होगा कि अगर आप नाक में फूक रहे हैं तो मुंह को बंद अवश्य करें फूकते समय, और फूकने के बाद
जब आप छोड़ते हैं तो मुंह को भी छोड़ दें, नाक को भी छोड़ दें। जब इस प्रक्रिया को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो अगर रोगी का नब्ज चल रहा होगा, रोगी अंदर से जिंदा होगा, तो वह तुरंत सांस लेने लगेगा। इस तीसरे प्रक्रिया के बाद जो चौथी प्रक्रिया है वह है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। इसका उपयोग खासकर मेडिकल स्टाफों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन सिलेंडर से भी सांस दिया जाता है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेटर भी एक आता है जिसमें रबर का एक वाल्व लगा हुआ होता है, जिसे बार बार हाथों से पुश करके रोगी को सांस दिया जाता है। अब हम आपको व्यक्तिगत सुरक्षा और उससे जुड़े कुछ उपकरणों की जानकारी देंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा में सबसे सर्वप्रथम स्थान पर सिर आता है, क्योंकि सिर मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। सिर की सुरक्षा के लिए आपको प्रोटेक्शन हेलमेट पहनना है, या बम कैप आता है वो पहन सकते हैं, हेयर नेट पहन सकते हैं। अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां आपको हेयर नेट पहनना होगा। जनरल इंडस्ट्रियल वर्क आप कर रहे हैं जहां से कुछ सर के ऊपर गिरने का, चोट लगने का, कोई भी चीज अचानक टकरा जाने का डर हो, वहां बम कैप या प्रोटेक्शन हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा प्रोटेक्शन ग्लास, आंखों की सुरक्षा। प्रोटेक्शन ग्लास, हैंड बेस्ड स्क्रीन, मतलब आपको अपने आंखों को कोई काम करते समय, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग करते समय फर्स्ट इलेक्ट्रोड के गलाते ही आपका आंख पूरा चुंधिया जाए। इससे बचने के लिए वेल्डिंग करने से पहले ही काले कलर का ब्लैक ग्लास आता है, वो लगाया जाता है। इसी प्रकार ग्राइंडिंग करते समय किसी चीज को हम जब काटते हैं तो उससे तेज बुरादा निकलता है और वह बुरादा काफी फोर्स के साथ हमारे चेहरे की ओर ही आता है। तो यहां पर हमको अपने फेस को सील करना पड़ता है और उससे पहले आंख को सील करना पड़ता है। तो आंख पर हम उजले कलर का गॉगल्स लगाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है चेहरे की सुरक्षा। फेस शील्ड, हेलमेट, ऐसा हेलमेट जिसमें फेस शील्ड भी लगा हो, यानी कि आगे से आपके चेहरा को कवर करने के लिए शीशा लगा हो, उसे ही हम हेलमेट, फेस शील्ड कहते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है श्वसन की सुरक्षा। श्वसन की सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो वहां जो धूल कण उस कार्य से पैदा होती है वह हमारे सांस लेने की प्रक्रिया के जरिए हमारे फेफड़ों तक चली जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन जब दीवार पर चढ़कर अंडरग्राउंड वायरिंग करते समय पाइप को दीवारों में फिट करने के लिए जो खांचा तैयार करता है, उसके लिए ग्राइंडर से कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करते समय ग्राइंडर को दीवार से टच कराते ही काफी तेजी के साथ धूल गर्दा निकलना शुरू होता है। यह धूल इतना महीन होता है जो एक लाल धुआं के रूप में आपको दिखाई देता है। इससे बचने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग करने से धूल पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपको समझना यह है कि अगर कहीं भी धूल हो रहा है तो आपको अपने नाक को किस रिस्पिरेटर से, किस काम में किस रिस्पिरेटर का यूज करना है। जैसे जब आप धूल वाला कोई काम करते हैं तो आपको जनरल डस्ट रिस्पिरेटर लगाना होगा। अगर आप कहीं पर गैस से संबंधित जहां कोई दुर्गंध है वहां आप काम कर रहे हैं तो आपको गैस रिस्पिरेटर लगाना होगा। इसी तरह हर काम के हिसाब से आपके आंखों की, कानों की, नाकों की सुरक्षा बदलती रहती है। पांचवा है हमारा कान का सुरक्षा। मनुष्य का कान 50 डीबी तक ही सुन सकता है। जब हम वर्कशॉप में कोई कार्य करते हैं, किसी लोहा पर टर्निंग करते हैं तो घर्षण के वजह से काफी तेज आवाज पैदा होती है। इस आवाज से बचने के लिए हमें अपने कानों पर ईयर प्लग्स इत्यादि लगाने पड़ते हैं। ईयर बल्ब, ईयर डिफेंडर, यह सब
अलग अलग रूप में एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं। इनका प्रमुख काम सिर्फ यही है कि बाहर वातावरण में उपलब्ध आवाज को 50% कम कर देना। अगला हमारा है त्वचा की सुरक्षा। इसके लिए आप बाहर से जो पहन सकते हैं वह पहनिए। कार्यशाला में ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनिए। कॉटन का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि अगर कभी भी आग लगेगी तो आप बहुत हद तक बचेंगे। और त्वचा की सुरक्षा के लिए अंदर एक बैरियर क्रीम आती है, इसे आप पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। इससे किसी भी अम्ल का तुरंत असर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर कहीं आपका हाथ विद्युत शॉक में भी जाता है तो उतना ज्यादा असर आपको तुरंत नहीं करेगा। कहीं अगर आप आग से टच होता है हाथ आपका तो तुरंत फूला नहीं होगा। यह इंडस्ट्रियल स्टूडेंट के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सातवां, शरीर की सुरक्षा। इन सभी अंगों के साथ साथ हमें अपने शरीर के मुख्य भागों की भी सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए हम लेदर का जैकेट, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जहां पर फैक्ट्री में लोहा गलाया जाता है वहां पूरे शरीरों पर जूट लपेट दिया जाता है। वर्कर के पूरे शरीर पर, बांह पर, गर्दन में, पीठ में, जांघ में, पैर में, हर जगह जूट लपेटा हुआ रहता है काफी मोटे तरीके से, और उस जूट को बार बार भिंगाया जाता है। तो यहां पर वह क्या कर रहा है? अपने शरीर को सुरक्षित कर रहा है। तो इसी प्रकार आप भी इलेक्ट्रीशियन हैं, आपका भी कर्तव्य है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ को सुरक्षित करें, इंसुलेटेड औजार से काम करें और अपने शरीर को सुरक्षित रखें। आठवां है हमारा हाथ और भुजा की सुरक्षा। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा हाथ सबसे पहले आगे होता है, और घायल होते समय भी अक्सर वर्कर का हाथ ही घायल होता है। इलेक्ट्रीशियन का हाथ में शॉक लगता है, इसलिए आपको अपने हाथ की सुरक्षा करना है। हाथ की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ग्लव्स आते हैं, जिसे आपके इंडस्ट्रियल नेम्स में फाइबर ग्लव्स, पीवीसी ग्लव्स, एस्बेस्टस ग्लव्स, अर्न प्रोटेक्शन ग्लव्स। यह एस्बेस्टस ग्लव्स और फाइबर ग्लव्स बिजली और गर्म कामों के लिए बनाया जाता है। यह फाइबर ग्लव्स इतना अधिक क्षमता वाला होता है कि यह 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पर भी आपके हाथ को जलने से, पकने से बचाता है। सबसे लास्ट में है पैर की सुरक्षा। जब हम बैठकर वेल्डिंग करते हैं तो उसका चिंगारी उड़कर हमारे पैरों पर पड़ जाता है और पैर में फोका हो जाता है। दूसरा कि हमारा शरीर जब वेल्डिंग के फोड़ा से टच करता है तो तुरंत पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, हमें उठना पड़ता है, हम छिलमिला जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपके पूरे शरीर के एक एक भाग का ढका हुआ होना काफी जरूरी है। तो उसमें यह पैर भी अंतिम स्थान पर ही सही, लेकिन बहुत मायने रखता है। पैर के बिना हम चल फिर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। तो इस पैरों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। एक बार पुनः व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े सभी तथ्यों का हम पुनः अवलोकन करेंगे, ताकि अगर कुछ छूट गया हो तो वह सभी लोगों के ध्यान पर आ जाए। पहला, सिर की सुरक्षा। इसमें हम प्रोटेक्शन हेलमेट पहनेंगे, बम कैप यूज करेंगे, हेयर नेट लगाएंगे। हेयर नेट से कोई भी बाल टूटकर बाहर नहीं गिरता। दूसरा, आंखों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ग्लास, हैंड बेस्ड स्क्रीन। आपने वेल्डिंग करते समय देखा होगा कि हाथ में इस तरह पकड़कर आंख के सामने बार बार लाया जाता है। वह रिजोल्यूशन से बचाने के लिए ही यूज किया जाता है, आंखों को चुंधियाने से बचाने के लिए ही यूज किया जाता है। अगला है तीसरा हमारा चेहरे की सुरक्षा। मतलब यह जो चेहरा है इस पर कुछ उड़कर नहीं पड़ जाए या पक नहीं जाए, डायरेक्ट आकर कुछ कट नहीं जाए। तो इसके लिए हमें फेस शील्ड या एक ऐसा हेलमेट पहनना है जिससे सर की भी सुरक्षा हो जाए और फेस की भी सुरक्षा हो जाए, तो उसको बोल देंगे हेलमेट विथ फेस शील्ड। चौथा, श्वसन की सुरक्षा, जनरल डस्ट रिस्पिरेटर। मतलब जहां धूल गर्दा है वहां हम सामान्य रिस्पिरेटर पहनेंगे और गैस के कामों में हम गैस रिस्पिरेटर पहनेंगे। पांचवा है हमारा कान की सुरक्षा।
यहाँ पर हम कान को अत्यधिक आवाज, कर्कश आवाज से बचाने के लिए ईयरबड पहनेंगे, ईयर प्लग पहनेंगे, ईयर डिफेंडर पहनेंगे। छठा, त्वचा की सुरक्षा। बैरियर क्रीम हम बता दिए हैं कि यह एक बहुत बड़ा वरदान है। यह सभी प्रकार के त्वचा का जो क्षति है उसको बचाता है। सातवां है शरीर की सुरक्षा, लेदर जैकेट। इसके लिए पूरे शरीर को बचाने के लिए चमड़े से बना हुआ एक जैकेट आता है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। आपका अपने हिसाब से एप्रॉन कोट भी बनवा सकते हैं। ठंडी के समय में आप बॉडी वार्मर यूज करेंगे। और इस सब के अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों में केमिकल क्लॉथिंग भी की जाती है, जहां पर यह रहता है कि मनुष्य का शरीर अगर फलाना केमिकल से ज्यादा रेसिस्ट करेगा तो उसके बॉडी को इस प्रकार के केमिकल से पेंट कर दिया जाए। तो यह केमिकल क्लॉथिंग का एक अपना अलग प्रक्रिया होता है जिसका चर्चा ITI में नहीं है। आठवां, हाथ और भुजा की सुरक्षा। इसके लिए आप फाइबर से बने हुए ग्लव्स पहनेंगे, PVC से बने हुए ग्लव्स पहनेंगे, एस्बेस्टस के बने हुए ग्लव्स पहनेंगे। और अपने तो ग्लव्स आपके उंगलियों को बचाएगा। उसके अलावा आर्म प्रोटेक्शन आता है, जिससे आप हाथ के इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को बचाएंगे। अक्सर इसमें भी कट हो जाया करता है या फिर पकने की समस्या अक्सर होते रहती है गैस कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग इत्यादि जॉबों में। अब सबसे लास्ट है हमारा पैर की सुरक्षा। लेदर बूट, एंकलेट्स यह पहनना इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई काम खड़े होकर कर रहे होते हैं तो अक्सर पैर पर कुछ न कुछ गिर जाया करता है। और वेल्डिंग, गैस कटिंग इत्यादि करते समय वेल्डिंग का जो फोड़ा होता है, गैस कटिंग का जो फोड़ा होता है, ग्राइंडर का जो लाल लाल फोड़ा होता है गरम गरम, वह हमारे पैरों पर गिरता है और तुरंत छिलमिला देता है। तो इससे बचने के लिए हमको लेदर बूट्स, एंकलेट इत्यादि उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।